अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स के बारे में। यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रोसीजर है वो कैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्रोसीजर से डिफरेंट है, इनके स्टेप्स आपस में कैसे डिफरेंट है। तो पहले हम लोगों ने ये देखा कि क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करें, वी एम टू अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब एंड डेवलप अ सर्टेन थ्योरी। और जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च कर लेंगे उसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू हम एक थ्योरी को डेवलप कर लेंगे। वी अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब अ फिनोमेना एंड देन वी डेवलप अ थ्योरी। अब हम लोगों ने उस थ्योरी को जब टेस्ट करना है, कंफर्म करना है, उस हाइपोथेसिस को अप्रूव या रिजेक्ट करना है, उसके लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्वालिटेटिव हम पहले करेंगे, हम इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक थ्योरी बनाएंगे, उसके बाद ही हम उसको क्वांटिटेटिव के थ्रू टेस्टिफाई करेंगे। अच्छा, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ बेसिकली टू जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस। यानी मैंने ये देखना है कि मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों है और मैंने करनी किस चीज़ पे रिसर्च है। पहले मैंने अपना टॉपिक डिफ़ाइन करना है कि मैंने किस चीज़ पे रिसर्च करनी, मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस मेरा टॉपिक हम ले लेते हैं कि मैंने रिसर्च करनी है, मैंने स्टडी करना है कि कॉलेज बॉयज़ में एग्रेशन ज़्यादा क्यों होता है। तो मेरे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व करेंगे। आई वुड हैव टू मेक रिसर्च क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ aggression in college boys, is peer influence a cause, हो सकता है कोई अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कोई कॉलेज में स्टडी प्रेशर हो, स्टडी का प्रेशर हो, इस वजह से उनका जो बिहेवियर है वो इस तरह से शेप हो रहा है, तो या उनके डोमेस्टिक कोई मसला चल रहा है। तो मैं जो है वो कॉजेज़, क्योंकि मैंने स्टडी करना है तो मैं जो है वो थोड़े ब्रॉड से क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो जनरेट कर लूँगी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप विच इज़ साइट एंड सैम्पल। यानी अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डिफ़ाइन करना है, मैंने सिलेक्ट करना है कि मेरे रिसर्च के साइट, मेरी रिसर्च साइट और मेरा रिसर्च सैम्पल क्या होगा। रिसर्च साइट इज़ बेसिकली वो जगह जहाँ पर रिसर्च कंडक्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी, जैसे हम लोगों ने बात की एग्ज़ाम्पल जो थी कॉलेज बॉयज़ की, तो मेरा रिसर्च साइट क्या होगा, कॉलेज, ठीक है। तो मैंने वहाँ जाके कंडक्ट करनी है अपनी रिसर्च। तो मेरी रिसर्च साइट जो है वो डिफ़ाइन हो गई, सिलेक्ट कर ली मैंने कि कॉलेजेस हैं। अब वो कॉलेजेस में एक स्पेसिफिक सिटी के कुछ कॉलेजेस का कर सकती हूँ, या फिर लेट्स से टू बी मोर स्पेसिफिक मैंने ये देखना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के कॉलेज बॉयज़ में एग्रेशन क्यों होता है, या उनका कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर को स्टडी करना है। तो मेरी जो रिसर्च साइट है वो उस हिसाब से होगी। अब उसके बाद जब मैंने रिसर्च साइट अपनी डिफ़ाइन कर ली, अब मैंने देखना है कि मेरी रिसर्च सैम्पल क्या होगी। सैम्पल इज़ बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और जिनसे आप वो डाटा कलेक्ट करोगे जो कि आप पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दोगे, ठीक है। तो हमारी जो सैम्पल है दैट इज़ सम पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाला है, दैट वुड बी योर सैम्पल। तो हमारा रिसर्च सैम्पल जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी, उसमें यह है कि फॉर लेट्स से हम इस्लामाबाद के कॉलेज बॉयज़ की बात करें, तो इस्लामाबाद में कितने सारे कॉलेजेस हैं और उसमें कितने सारे बॉयज़ जो हैं वो इस टाइम इनरोल्ड होंगे। लेट्स से एक रफ फिगर ले लेते हैं, लेट्स से 50,000 की अगर हमारी पॉपुलेशन है तो हमारा सैम्पल जो है वो 50,000 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। 50,000 के हिसाब से मेरा सैम्पल होगा। अगर मेरा सैम्पल बहुत छोटा होगा, 50,000 अगर मेरा पॉपुलेशन है और मैं ले रही हूँ अगर 500 की अगर मैं सैम्पल ले रही हूँ, तो वो मेरे पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मेरे रिज़ल्ट जो हैं वो गलत आएंगे और वो जनरलाइजेबल नहीं होंगे। उस रिसर्च की कोई एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होगी, वो जनरलाइज नहीं कर सकती मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन पे।
तो मेरा जो सैम्पल है, सैम्पल साइज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। सैम्पल साइज़ मेरा इतना होना चाहिए कि मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन पे वो रिज़ल्ट जनरलाइज कर सकूं, और जो सैम्पल है ना वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पॉपुलेशन में है ना वो सारे आपकी सैम्पल में होना लाजमी है। तो मैंने दूसरा काम क्या करना है, रिसर्च साइट के बाद मैंने अपना रिसर्च सैम्पल जो है उसको डिफ़ाइन कर लेना है कि कौन कौन जो है वो मेरी स्टडी का पार्ट बनेगा, या मेरी रिसर्च में कौन कौन एज ए सैम्पल रोल प्ले करेगा, कौन कौन पार्टिसिपेंट होगा मेरी रिसर्च में। नेक्स्ट आपका स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू नंबर 1 इंटरव्यूज़, नंबर 2 थ्रू ऑब्जर्वेशन, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दैट वुड मेनली बी बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम ड्राइंग्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम अगर हमने किसी इंसान के, या फॉर एग्जांपल हमने देखने प्रिवेलेंस देखनी है किसी पर्सनालिटी ट्रेट की अपनी पॉपुलेशन में, तो हम उनसे HTP ड्रॉ करवा लेंगे, हम उनसे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट करवा लेंगे, उनसे ड्राइंग्स ले लेंगे और फिर उनको हम बाद में इंटरप्रेट कर देंगे। दैट इज़ योर 4th स्टेप, डाटा इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने डाटा को इंटरप्रेट करना है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपके पास फोकस ग्रुप आ जाता है, आपके पास ग्रुप इंटरव्यू आ जाता है, आपके पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट है, स्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, डायरेक्ट है, वो सारे हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन के भी डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, एनालिसिस के भी डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कंटेंट एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, ग्राउंडेड थ्योरी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप जो है ना आपका वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरप्रिटेशन जो स्टेप 4 है वो कैसी है। अगर आपने इंटरप्रिटेशन कर ली है, अब इंटरप्रिटेशन के बाद आपके पास डाटा किस तरह का आया है, आपके पास डाटा इतना है कि आप उसको जनरलाइज कर सको, तो फिर जो है आप सीधा स्टेप 6 पे चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास, आपको लग रहा है बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन, बहुत जनरल आंसर्स आए, यानी जो नंबर 1 पे आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे उनके आंसर्स बहुत जनरल हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप स्टेप 1 पे जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे ना उनको थोड़ा मज़ीद स्पेसिफाई कर लोगे, थोड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चंस, थोड़े नैरो क्वेश्चंस बना लेंगे हम, ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर्स आएँ, फिर हम उनको इंटरप्रेट कर सकें, हम उनको जनरलाइज कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो एक दूसरी कंडीशन है वो ये हो सकती है कि हमारे पास डाटा इतना आया नहीं है, मतलब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की है लेकिन वो इररेलेवेंट है। ऊपर हमने पहली बात किया थी कि आपके पास जनरल आंसर्स आए हैं, दूसरी बात है आपके पास इररेलेवेंट आंसर्स आए हैं, यानी आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं या आपने इंटरव्यू किया। अब 50-60 पेजेस का एक बंदे का इंटरव्यू हो गया, लेकिन उसमें जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस थे वो सही तरह से आंसर नहीं हुए, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इररेलेवेंट डेटा। तो अगर आपका जो डेटा है वो इररेलेवेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा से रिसर्च करोगे, दोबारा से उनसे आंसर्स डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप उनको दोबारा से इंटरप्रेट करोगे, फिर आप देखोगे कि आपके पास क्या इतना डेटा है कि अब आप उस रिज़ल्ट को जनरलाइज कर सको अपनी पूरी पॉपुलेशन पे। उसके बाद जो आपका स्टेप 6 है ना वो आ जाता है राइट अप फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। जब आपने इंटरप्रेट कर लिया, आपने देख लिया कि मेरा जो डाटा है वो जनरलाइजेबल है या नहीं है, और मेरा डाटा ठीक है, स्पेसिफिक है, इररेलेवेंट तो नहीं है, उसके बाद आप उन फाइंडिंग्स को लिख लोगे, कंक्लूड कर लोगे एक जगह पे। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो हमारे पास डेटा आया था, जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक थ्योरी बना दी। ठीक है, हम लोगों ने एक कंक्लूजन बना दी, हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं अब हमने कहा कि वो जनरलाइजेबल हैं, हम लोगों ने एक थ्योरी बना दी। अब ये हमारे पास होगी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मकसद क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ प्रेडिक्ट, टेस्ट और कंफर्म करना है। अब अगर आप देखो कि हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ही थ्योरी। हम लोगों ने जो यहाँ पे क्वालिटेटिव में थ्योरी बनाई है ना, अब हमने उसी को टेस्ट करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू। ठीक है, रिसर्च मेथड हमारा क्वांटिटेटिव हो जाएगा अब, और हमने अब इसको टेस्ट करना है, हमने इसको हाइपोथेसिस बना के ये देखना है कि ये
ठीक बात है या ये गलत बात है। तो उसके लिए जो है मुझे हाइपोथेसिस एक जनरेट करना होगा। अब लेट्स से एक रैंडम सा हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, पीयर्स इन्फ्लुएंस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। बहुत जनरल सा है लेकिन वी जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल तो चलेगा। पीयर्स इन्फ्लुएंस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है उनके पीयर्स की वजह से, ये हम लोगों ने हाइपोथेसिस में नहीं बताया। ठीक है, हम लोगों ने कोई डायरेक्शन नहीं दी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो ये होगा हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे पीयर्स पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, तो दैट वुड बी अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। या अगर मैं कह देती हूँ नेगेटिवली अफेक्ट, तो दैट वुड ऑल्सो बी अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। लेकिन एज लॉन्ग एज आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, यू आर ओनली यूजिंग द वर्ड कि पीयर्स इन्फ्लुएंस या पीयर्स अफेक्ट, तो दैट वुड बी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जनरेट कर ली हम लोगों ने। अब हम लोगों ने जो है वो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करना है, डिफ़ाइन करना है कि हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो आपके कुछ रिसर्च डिज़ाइन है ना, उनमें कॉज़ाई एक्सपेरिमेंटल आ जाता है, कोरिलेशनल डिज़ाइन आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है। इस तरह के जो आपके रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनमें से आपके जो सूटेबल होगा आप वो सिलेक्ट कर। नेक्स्ट अप जो स्टेप है हमारे पास, दैट इज़ ऑपरेशनलाइजेशन, यानी कि आपने ऑपरेशनलाइज करने हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको मेजरेबल एस्पेक्ट्स में, मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस में या वेरिएबल्स में आपने प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अगर एग्रेशन देखना है, ठीक है, तो मैं एग्रेशन को प्रॉपरली डिफ़ाइन करूँगी, मैं किस चीज़ को एग्रेसिव बिहेवियर कह रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने डिप्रेशन मेरा एक वेरिएबल है या डिप्रेसिव सिम्टम्स मेरे एक वेरिएबल है, तो मैंने उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है कि मैं किस किस सिम्टम को डिप्रेशन में ऑपरेशनलाइज करूँ। मेरी डिप्रेशन की सिम्टम जो है वो किस तरह से ऑपरेशनलाइज हो रही है, वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है डिप्रेशन में, वहाँ पे किस तरह से मैयर हो रहा है डिप्रेशन। दैट वुड बी योर ऑपरेशनलाइजेशन, जो आपका फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप है आपका कि आपने ऑपरेशनलाइज करना है। आपने ये देखना है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से मैयर हो रहे हैं, किस तरह से डिफ़ाइन हो रहे हैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन में। यानी अगर डिप्रेशन है तो वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, अगर एग्रेशन है तो वो किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे। ठीक है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स पे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ रिसर्च साइट और सैम्पल को आपने डिफ़ाइन करना है। वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इट विल बी मोर और लेस द सेम, कि आपने जो है वो अपना साइट और सैम्पल डिफ़ाइन कर लेना कि आप कहाँ पे रिसर्च करोगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है ना, आपके पास आपने इंटरव्यू नहीं करना होता, अपने ऑब्जर्वेशन नहीं करनी होती, आपने सिंपल क्वेश्चनर्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बनाने और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब यहाँ पर आपका सैम्पल जो है वो बड़ा हो सकता है, जबकि क्वालिटेटिव में जो है आपका सैम्पल थोड़ा होता है, क्योंकि आप वही बात है, अगर आप एक इंसान से एक इंटरव्यू कर रहे हो, उसके इंटरव्यू जब आप ट्रांसक्राइब करोगे तो आपको 50-60 पेजेस कम अज़ कम लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी इररिलेवेंट बातें भी होती हैं, बहुत जनरल बातें भी होती हैं। तो सैम्पल आपका क्वालिटेटिव में जो है वो छोटा होगा, और क्वांटिटेटिव में क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चनर्स डिस्ट्रीब्यूट करने और फिर उसको स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करना है, तो आपका जो सैम्पल है ना क्वांटिटेटिव में वो लार्जर होगा। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स। आपने इंस्ट्रूमेंट डिफ़ाइन कर लेने हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चनर यूज़ करना है, कौन सा स्केल यूज़ करना है, कौन से टेस्ट यूज़ करने हैं। अगर कोई पहले से स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं वो यूज़ करने हैं तो आप उनको डिफ़ाइन करो। अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिप्रेसिव सिम्टम्स, अगर मैं म्यूज़िक थेरेपी का अफेक्ट देख रही हूँ ऑन डिप्रेसिव सिम्टम्स, तो मेरे इस रिसर्च में मुझे क्या क्या चाहिए होंगे इंस्ट्रूमेंट्स। वो मुझे एक डिप्रेशन मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और उसके अलावा
लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए हो सकता है मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्टैंडर्डाइज है, प्री डिज़ाइंड है, उनको मैं सिलेक्ट करूँगी, उनको मैं चूज़ करूँगी ताकि मैं उनको रिसर्च का पार्ट बना सकूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो आपके वैलिड होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए, यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो आपका डेफिनेटली रिसर्च जो रिज़ल्ट है ना, जो आपकी कंक्लूजन है, वो गलत होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है उस डेटा को। वो सारा आया, आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए पहले क्वेश्चनियर्स, उसके बाद आपने उनसे लिए दोबारा से क्वेश्चनियर्स, आपने उसको डाटा को प्रोसेस करना है, उसको एनालाइज करना है, देखना है कि कौन से किस पार्टिसिपेंट के किस रेंज में लाई कर रहे हैं आंसर्स, और ओवरऑल क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं, पूरे स्टैट्स आपने यूज़ करने हैं। आपने डाटा एनालिसिस के लिए आप SPSS यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह, और इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे स्क्यूनेस, कर्टोसिस वगैरह के थ्रू आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो है डाटा किस तरह का आया है। और फिर उसके बाद आप उसको एक फाइंडिंग और कंक्लूजन जो है किसी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में या आप कहोगे या आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो आपके पास जो है इस तरह से आप टेस्ट कर लोगे कि आपकी थ्योरी जो है वो ये जो आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू जो थ्योरी हासिल की है, जो बनी है, वो ठीक है भी या नहीं है। तो ये हो गया हमारे प्रोसीजर्स, प्रोसेस, स्टेप्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के।